कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। प्रीतम भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। प्रीतम भाई जी, आज तो बड़ी चुस्ती फुर्ती दिखा रहे हैं आप, और लग भी रहा है। और मेरे ख्याल में कोई ऐसा नुस्खा हाथ लग गया कि भाई जिससे जो है शारीरिक चुस्ती फुर्ती बनी रहे, और इससे जो है काम में भी पूरी एकाग्रता से हम अपना काम धंधा करते रहें। वीरेंद्र भाई, जो जीरे ठाए पीछे टाइम बचे है ना, जी हाँ, ऐसे नुस्खे में फिर खाली बैठे है बनाता रहूं। अच्छा भाई अगली खेता में की बिजाई कर सके या कदे कुछ सोचने में के जा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, सोचना भी चाहिए और ऐसी चीज सोचिए फिर मैंने। हाँ, कि भी उसमें हमारा यूँ हो जा, खाली खेत भी इस्तेमाल हो जा, खाली समय भी इस्तेमाल हो जा, और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो भी बरकरार रहे। अच्छा, मैंने सोचा क्या है वो तो बताऊं। हाँ, मैं यही मैं पूछने लग रहा था। हाँ, अभी आप सोच क्या रहे हैं? आप पहले नहीं देखो कितनी डाल की ऐसी चीजें होती थी जो हमारे खाने में शामिल थी, जो कर जी हाँ, बाहर जाया करते डांगर कितनी औष दिखावे थे, कितनी डाल के पत्ते भी अगर चाय में पका लेते थे तो उसमें भी। बात आपकी सही है। और औषधियाँ बहुत सारी, मोटा अनाज, खिचड़ी की कहीं कहीं की बना के, सामक जैसी चीजें भी खाई जाती, जैसी भी खाई जाए, बिल्कुल कहते हैं। और उसमें तो न्यू कहते समय के साथ साथ न्यू का पहले जैसा न्यू का घी दूध भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा बोला? क्योंकि जो जड़ी बूटियां पशु भी चरका एक रहे थे, तो उनमें का भी दूध देने की क्षमता भी अच्छी रहती है, और उतना ही बना हुए थे। मेरे ख्याल में आपका इशारा जो है, जो औषधीय फसलें हैं या फिर जड़ी बूटियां हैं, उनकी तरफ जा रहा है कि भी किस तरह से उनकी जी। तो भाई भी औषधीय फसलों की व्यवसायिक खेती यानी कमाई खातर भी कर सके हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भी अच्छे से पैसा कमाया जा सके। इसमें जिस तरह ये कहते हैं रोशा घास, मुलट्ठी, इसबगोल हैं जी, और इसके साथ साथ तुलसी तक की खेती कर रहे हैं कि उसमें आ रहे हैं। और दूसरे मसाले वाली फसलें जिनको के औषधि का रूप मान लें, मेथी होया, धनिया होया, ये तो कर ही रहे हैं, लहसुन वगैरह सारे। ये जो आयुर्वेदिक यहाँ पे कॉलेज है, उनके पास आप देखो कितने डाल के पत्ते रोस दिए, चाय ये तो आप चाय में डालने के लिए भी दुनिया भर की चीजें बना रखी हैं। और आम आदमी ने सोचा चाय की पत्ती एक जैसी है। ना बहुत खास बातें हैं भाई। तो हमारे जो देश और प्रदेश की जलवायु है, जो मिट्टी है, वो औषधीय पौधों खातर उपयुक्त है, ये जांच में पाया गया है। तो विश्व भर में इनकी मांग बढ़ रही है भाई। और भारत जैसा जो विकासशील देश है, जिसके दौरे जड़ी बूटियों का पहले से अनुभव भी है। और मेरे ख्याल में अनुभव के आधार पर जो बात करें प्रीतम भाई, आपने कहा तो जैसे हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, वो सारी ही शायद इन जड़ी बूटियों के ऊपर निर्भर करे, जहाँ तक मेरा ख्याल। आप ठीक कह रहे हो, काफी हिस्सा जो है जड़ी बूटियों से ही लेके उसमें आयुर्वेद में बनाया जा रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है भाई। जो भी भाई इसको करें, वो अगर सफल होना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि पहले प्रशिक्षण जरूर लें। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही प्रीतम भाई, क्योंकि देखा देखी कई बार कर लें। जिस तरह आप बता रहे थे, जोश सा तो मेरे में भी आया, मान लिया भाई एक आधी क्यारी मैं भी करूँ तैयार है ऐसी। पर मैंने ये तो नहीं सोचा कि भाई प्रीतम भाई पता जानकारी तो ले क्या कुछ इसका नफा नुकसान रहा है, और कब करनी है, किस तरह करनी है, प्रशिक्षण की आपने बात करी, वो कहाँ से लेना है। जानकारी ऐसे मानस से लेनी है जो पहले कर रहा हो। जी हाँ, यह भी बात है। जिसने खाली सुना है उस पे जानकारी नहीं लेके बात बनती। जिसे ना हाथ से करके देख रखे है, करके देख रखा है। और भाई बेचनी कड़े है, मार्केटिंग जिसने कहते हैं अंग्रेजी में। हाँ, बाजार व्यवस्था, मंडी व्यवस्था जो है, भाई कहाँ पे जाओगा, किस तरह खरीद फरोख्त करनी है, ये भी जरूरी आ जाए। जी। तो भाई औषधीय जो हमारे पौधे हैं,
उनको देखें। संबंधित जो कृषक है उससे फसल को उगाने का समय, फलने फूलने का समय, क्यों कर इकट्ठी करनी है, क्यों कर उसकी पैकिंग है, उसको बेचने का तरीका, सारी ढाल की जानकारी पहले ले लें। और बाजार भाव भी, जो कि हाँ। सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, कितना बाजार मिलेगा। भाव तो ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन अंदाजा जरूर मिल जाएगा जी हाँ भाई कितनी उसकी मार्केट में डिमांड है। और प्रीतम भाई, इसके साथ साथ ये भी देखा जा सकता है, जिस तरह औषधीय और सुगंधित पौधों की जो व्यावसायिक खेती करने जा रहे हैं, तो उससे संबंधित मान लो कोई ऐसा जानकार नहीं मिला, कुछ पुस्तकें हो सके हैं, पत्र पत्रिकाएं हो सके हैं, या फिर जिस तरह अब हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे कार्यक्रम जो हैं अलग अलग जो हमारे जो केंद्र हैं उनसे जो प्रसारित होते रहे, उससे जानकारी ली जा सके है, समझा जा सके है। यही नहीं, सोशल मीडिया पे इतनी जगह जानकारियां हाँ, उपलब्ध ये हैं। अपना अच्छा शब्द यूज करे, सोशल मीडिया आजकल काफी प्रचलन में है। प्रचलन के खाली बैठे आदमी सारा दिन उस पे उंगली चलावे हैं। अच्छा, तो भाई उसमें ये जानकारी भी आपको मिल जाएगी कि हमारे आसपास कहाँ इसकी खेती हो रही है, कहाँ कहाँ खेती हो रही है, और कहाँ जो है ये बिक्री के लिए ले जाया जा सके, शायद फिर उस पर यह भी जानकारी अच्छे से मिल जी। सके। जहाँ तक रासायनिक कीटनाशक भी हैं, खरपतवार नाशक भी हैं, जो औषधीय हैं और फसलों में बीमारियों से बचाव करें हैं। जी जो कर नीम है, नीम प्रकृति जो प्रदत्त नीम है, आँख है, धतूरा है, गौमूत्र का भी भाई कहीं कहीं भाई वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और औषधीय जो पौधे हैं वो हमेशा छोटे स्तर पे भाई प्रारंभ करें। नया क्षेत्र है, एक बार अनुभव हो जाएगा तो फिर भाई बड़े स्तर पे भी ले जा सके। ये भी आपने बिल्कुल सही बात करी। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा सके कि जिन औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती करने का मन बना लिखा है, तो उनके जो है खरीद फरोख्त की जो व्यवस्था है उसके बारे में भी तय कर लेना चाहिए, या समझ लेना चाहिए कि भी कितना फासला है, कहाँ तक जाएगा, लियाण ले जाने का खर्चा क्या है। हाँ जी, इन सारी बातों पर चर्चा करके तभी तो करें तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ जी। और भाई बीज की प्रमाणिकता, यह सब बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि बीज की प्रमाणिकता होना जरूरी है। मन माना कोई कह दे ले भैया तो बहुत बढ़िया बीज है, और न्यू कह दे भाई इसबगोल लगाने लग रहा मैं, और इसबगोल कभी देखा भी नहीं, तो बीज तो कुछ भी आ सके फिर तो ऐसे असमंजस में। तो बाकी जो हमारी फसलें हैं, जो कर गेहूँ जीरी है या दूसरी हैं, उनके हमें थोड़ी बहुत पहचान भी है भाई, लेकिन इसके बीज में खास तौर पे ख्याल रखना है। जो भाई पहले तो खेती कर रहे हैं उनसे लें, जो प्रमाणिकता से आप तसल्ली की जंग आपको लगे। जी हाँ, बस जड़े लाना भी दे सकते हो, लाने से डरता आदमी ठीक भी दे हाँ, देगा। थोड़ा कुछ तो शर्म करेगा कि भी आ रहा है, जानकार है, पुराना ग्राहक है, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए कि दुकानदार भी एक अच्छे से उसको अपने अनुभव को उससे साझा कर सके। और वीरेंद्र भाई, अनुभव तो ज्यादा उस आदमी का बढ़िया है जो उसमें पहले फैल हो चुका। यह आपने बहुत अच्छी बात कही। क्यों बोला? क्योंकि उसको उसकी बारीकियों का पता है, वो क्यों फैल होया, क्या किस कारण से क्या जो है वो गलतियां नहीं कर करी, पाया, वो गलतियां क्या कम चूक से हुई, कम, किस हाँ। जगह हुई है। जी जी। तो वो सारी जानकारी देगा तो उसका से भी हमें एक अच्छा सबक लेना चाहिए। जी। और भाई एक किसान भाई आपस में बतलाएं भी जरूर, क्योंकि कई भाइयों के पास जानकारी होती है, अगर समूह में करके देखने जाएंगे या सीखने जाएंगे तो भाई बढ़िया काम इसमें कर सके हैं व्यावसायिक तौर पे। बाद में अगर एक बार आपने थोड़े उसमें इसका अनुभव ले लिया तो फिर आप जरूर करेंगे। और हमें ये खबर है वीरेंद्र भाई, उस दिन वो पानी पताड़ा मिला था एक, वो न्यू कह रहा था भाई मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। जी ठीक कह रहे हैं, जाकर देखा कुछ भी नहीं। हाँ, तो मोटे अनाज कर उसका बहुत जगह चीजें जो है भाई अपने आप देखें। अच्छा, एक बात और भी है प्रीतम भाई, कई बार यूं हो जाए कुछ जो कंपनियां हैं वो संपर्क कर ले हैं किसान भाइयों से, उनको बहला फुसला ले हैं, यूं कहते हैं भाई मिसाल के तौर पे ले लें कि भाई तुम ग्वार पट्ठा लगाओ या घी कुंवर लगाओ, और हम इसको जो है खरीदेंगे और इतने लाख का हो जाएगा, इतने हजार का हो जाएगा, ये गिनवा के उसको सुनहरे सपने दिखा दें और लगवा के, और उससे कुछ खर्चा पानी लेकर भी पहले आपको इतनी धनराशि देनी पड़ेगी और ये बाद में आपकी पेमेंट में से कट जाएगी, और बाद में जो है आपको और मिल जाए, और फिर बाद में पता लगा वो कंपनी भाग गई, तो ऐसे में नुकसान हो गया। किसका होया? बेचारा किसान उलझ गया, खेत भी नहीं खाली है और उलझा गया। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो भाई पहले कर रहे हैं उनका अनुभव लें, और भाई पहले थोड़े स्तर पे छोटे स्तर पे। ये आपने और भी बढ़िया बात कह दी कि भी एकदम विस्तृत स्तर पे ना करके उसको छोटे स्तर पे करें तो वो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। और भाई अगली चर्चा भी करेंगे, लेकिन जो है एक लोकगीत के बाद। राम रमी तेरी सर माथे पे शुक्र पागी
राही तने 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने राम रमी तेरी सारे माथे पे शुक्र पागी रही तने 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने महल दुहागी दिया तने में नेम धर्म पे डटे गई मद जोबन की तेरी मेरी सस्ते भाव में लुटे गई सच्चे मन ते नाम आपका रोज पिया जी रचे गई शुभ कर्मों में नीत रही मैं ते बुरे कर्म के हटे गई करते हटे गई कितने दिन में क्यों कर आ गया कितने दिन में क्यों कर आ गया कि चाही नहीं लुगाई तने 12 साल में आज आए के क्यों कर शान दिखाई तने राम रवि तेरी तारे बाते पे शुक्र पागी रही तने 12 साल कहने लगी अंजना कि हे साजन आपको क्या पता कि मैं 11 साल कैसे कैसे करके बिताए हैं मेरी तो आपके बिना वो ही हालत थी जैसे कि कोई प्यासा पानी के बिना तरसता रहता है तेरे बिना ये सब महल मुझे एक घेरे के समान लगते थे और फिर के बोली हाँ सो मन के ख्याल जिगर में रोज डोलते दिखे थे बेमाता के लिखे लेख भी गांठ तोलते दिखे थे बोझ बार कर्मा का जितना वेद खोलते दिखे थे तेरे बिना इन महला के मामन भूत बोलते दिखे थे भूत बोलते दिखे थे वीर बिना तन क्यों कर सरगा वीर बिना तन क्यों कर सरगा या सारी उम्र बिताई तने 12 साल में आज आन के क्यों कर चांद दिखाई तने राम रवि ऋषि मुनि सन्यासी योगी माया में गर्गा पे रहे भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों मिलकर ताप कहें पतिव्रता के बारे में तो कथा महात्मा आप कहें जति पुरुष ने सती वीर के छोड़न का भी पाप है छोड़न का भी पाप है कि कामदेव ने नहीं सताया कामदेव ने नहीं सताया शुक्र करी समाई तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद खाई तने आखिर मैं ये नहीं समझ पाई कि आपने जो 12 साल का दुहाग महल दिया है
तो मेरे किस गुनाह पर। इस सुहाग महल में शेर भर आटा जौ का खाने के लिए, पहनने के लिए ये फटे पुराने कपड़े और तीज त्योहारों का के वर्णन करा। हाँ महल दुहागी दिया तने में, वेद तेरा कुछ पाया ना। तीज त्योहार चले गए सुखे, कुछ भी खेल खाया ना। जौ का आटा शेर मिले था और मिली धन माया ना। महल दुहागी के दौरे तू जाट मेहर सिंह आया ना। जाट मेहर सिंह आया ना। लक्ष्मी चंद मेरा गल घोचा से, लक्ष्मी चंद मेरा गल घोचा से। और के करीब बधाई तने, 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और प्रीतम भाई अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 20 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं भी चली। और कल जो है अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना रहेगी। और वीरेंद्र भाई खबरिया भी है कि बरसात फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रही है, तो ठीक है भाई, दाने उठ जाएंगे रुके रहे तो। यह भी आप अच्छी बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठरास रहो जा तो बेहतर है जी। तो मौसम साफ रहे तो उस जैसी बात ही नहीं है। और प्रीतम भाई, जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल हमारी चर्चा का विषय रहेगा हालिम यानी कि चंद्रशूर की काश्त पे। और दूसरी चर्चा का विषय आज की नसीहत के तहत रहेगा अनाज को मंडी में ले जाते समय सावधानियां, कि किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है जी। और प्रीतम भाई, ये जो आज का विषय है हमारा दूसरा, वो है नई फसल नई उमंग के तहत जड़ वाली सब्जियों की बिजाई पे। हाँ तो भाई,
किसान भाइयों, जड़ वाली सब्जियां जिसमें गाजर है, मूली है, सलगम है, ये मुख्य हैं। और एक तो मुख्य भूल गए, हाँ, और वह है आलू की, वह भी जड़ वाली सब्जी है, जो कि एक तरह से आलू सब्जी भी अगर आ भाई जाए कहते हैं इस जिसने। क्षेत्र में तो खूब हुए जी हैं हाँ। जी। तो भाई गाजर में हमारे कैरोटीन है, फाइबर है, विटामिन के है, पोटेशियम है, एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बढ़िया स्रोत है। गाजर वीरेंद्र भाई जी हाँ। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करे है। अच्छा, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात हमारे बताई। धर्मवीर का बड़े रहे ना कई बार। हाँ, सही कह रहे, तो उनको सलाह देनी पड़ेगी भाई, गाजर का सेवन ज्यादा करो जी, और आंखों की सेहत को भी सुधारे है। हाँ, यह भी आप बात सही कह रहे हो, फिर तो चश्मा भी उतारना पड़ेगा। हाँ, चश्मा भाई अगर उतारना है तो गाजर का सेवन बढ़ाना पड़ेगा जी। यह भी आपने अच्छी बात की। इसमें कैरोटीन है, एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर के खतरे ने भी कम करे है। अच्छा, यही बात है जी। और जो मूली है उसमें विटामिन सी है, जिंक है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोह तत्व, बहुत बढ़िया स्रोत है मूली। वाह जी वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा गुणों से भरपूर है, खान है गुणा की और मूली भी जो है। कहते हैं। और क्या बोला? इसमें हमारे शरीर में जो लीवर है और पेट है, दोनों ने मूली साफ रखा अच्छा, है। वाह जी वाह। इसमें जो विटामिन सी है वो हमारी जो सामान्य सर्दी खांसी है उससे लड़ने की ताकत ने बढ़ावे है, दूर रखे है उससे। मतलब हरी कच्ची भी खाओ अपना, वो बेहतर है। हाँ, और क्या। हाँ, पर आप तो परोंठे ज्यादा बनवाओ इसके। भाई देखो कई बार रुका नहीं जाता। अच्छा, ठीक कह रहे हैं। तो परोंठ स्वाद अपनी जगह हाँ, है चलो वो भी है, जरूरी है, कभी कभी हो जा, कभी कभी वो भी हो जाए भाई, फिर बाकी टाइम सलाद में खा लो, कौन हाँ, रोके ये है। आपने सही कहा। और भाई सलजम भी है, इसमें विटामिन ए, सी, बी, उसकी गेल, पोटास, मैग्नीशियम, लोह तत्व, कैल्शियम, तांबा, कई डाल की चीजें, बहुत बढ़िया। आज तो आपने ऐसी सब्जियों की बात कर दी जो कि गुणों से भरपूर हैं, गुणों की खान है, और शरीर को स्वस्थ रखने में जिनका बहुत ही अहम योगदान रहे। ईब उगाने की बात कर एक लें। बात करें उगाने हाँ, की, स्वाद जब हो लिया। उगाएंगी, हाँ। जब उगाएंगी जब ही तो खावांगे ना। जी वे खावांगे। तो भाई गाजर पहला किस्में पूसा केसर और हिसार गैरिक और नैंटिस, 3 किस्में मुख्य इसमें हैं। पूसा केसर जो है केसरिया रंग की अगेती और देसी किस्म है। पत्तों का जो हिस्सा है वो कम होता है, इसमें पत्ते कम हैं। और भाई पैदावार जो इसकी बताई गई है वो है 100 क्विंटल प्रति एकड़ तक। और इसी तरह से एक जिक्र और प्रीतम भाई आप करे करो, उसने क्या कही करा, वो इस आर गौरिक के नाम से जो आजा है। जी जी। और यह भी जो एक बढ़िया किस्म है, जो कि हमारे एशियाई सब कॉन्टिनेंट में लगा ले, उपमहाद्वीप में लगा ले, तो इसकी अच्छी काश्त करी जा रही है। और जिसकी जड़ें लंबी संतरी रंग की है, और पैदावार भी जो है 110 क्विंटल प्रति किले तक इससे मिल जा है। और भाई नेंटिस है, यूरोपियन किस्म है, पूंछ वाली सिरियाली है, बेलनाकार जो ये किस्म है। इसकी जड़ें गहरी संतरे रंग की हुए हैं और उत्पादन क्षमता 100 क्विंटल प्रति एकड़। ऐसे ही भाई मूली की किस्म है पूसा चेत की, इसको गर्मी में भी ले सके हैं भाई, क्योंकि अधिक तापमान को भी सहन कर सके है। 40 से 45 दिन में तैयार हो जाए है। उत्पादन क्षमता 60 क्विंटल प्रति एकड़। और इसी तरह से जो मूली की उन्नत किस्मों में लें वो है हिसार स्वेती जी। और यह भी एक अगेती किस्म है जो कि 40 से 45 दिन में प्रीतम भाई तैयार हो जाएगी, और 60 से 65 दिन के बाद भी इसकी जड़ें खाने योग्य रहे हैं। सबसे खासियत इसकी है, न्यू नहीं है कि भाई चढ़ गई या नरड़ोगी, ऐसा नहीं है। और ज़मीन से बाहर आने पर भी इसकी जड़ें सफ़ेद दिखाई देंगी। पैदावार 120 से 140 क्विंटल प्रति किले तक इसकी पैदावार किसान भाइयों को मिल जाए। वाइट आइसिकल भी किस्म है भाई, एक 35 से 40 दिन में तैयार हो जाए। ठंडे समय में बिजाई खातर उपयुक्त है। 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार है। जड़ें पतली, नरम और कम तीखी हुए हैं। यानी कि जिसने न्यू है कि भी थोड़ा जल्दी मूली खाने का चाव कर रहा है तो वो वाइट आइसिकल का इस्तेमाल कर सके। जी जी। फिर आगे किसी भाई ने गेहूं बुनी है, कुछ है, हाँ, कुछ ऐसा करना। तो भाई सलगम में भी वाइट है, पर्पल टॉप वाइट है, ये सारी किस्में हैं। ये भाई ले सके हैं, 60 दिन में उसमें तैयार हो जाए हैं। वाइट किस्म 80 क्विंटल प्रति एकड़, और भाई पर्पल टॉप वाइट भी 80 से 90 क्विंटल प्रति एकड़ दे है। बात करेंगे बिजाई के समय की। और जहाँ तक बिजाई की बात है तो प्रीतम भाई वैसे तो समय समय पे इसको बोस के एक अच्छा लंबा अंतराल हमने मिल जाए अगेते समय से लेकर जब तक इनकी बिजाई चल रही है, क्योंकि जब थोड़ा सा हम इसको चक्र अपना कर बोएंगे तो उसमें समय समय के बाद आपको लगातार सारे मौसम में ये हरी सब्जी के रूप में जो हमने मिल जाएगी। तो लेकिन अभी भी जो समय चल रहा है ना वीरेंद्र भाई, जी हाँ। मध्य सितंबर में मूली और सलगम और
ये जो महीना चल रहा है इसमें भाई अक्टूबर से नवंबर तक भी यूरोपियन किस्मों की नवंबर तक भी बिजाई कर और जो सके पहले हैं। थे किसान भाइयों ने कुछ जो देसी किस्में थी वो पहले पिछले महीनों में उन्होंने अगेते के रूप में उनको बो लिया होगा। और भाई खेत की तैयारी खातर समतल खेत में 2-3 गहरी जुताई करनी है ताकि जो है खेत की जो मिट्टी है, गोबर की जो खाद है वो ठीक डालते मिल जाए। इसके बाद पट्टा लगाएं ताकि नमी बनी रहे और ढेले टूट जाएं। पट्टा मेरे ख्याल में आपका इशारा सुहागे की तरफ आ सुहागे रही की है कि भाई इस पर अच्छे से सुहागा लगा के बारीक खेत कर लें, ज़्यादा वो ना रहे, डले डुले रहेंगे तो फिर उनकी बढ़वार में जो है फर्क आवे और बीज जो है नीचे मिट्टी में अच्छे से मिल नहीं पाता। और भाई बीज की मात्रा गाजर 4.5 किलो 1 एकड़ में, गाजर 4.5, मूली 3 किलोग्राम और भाई सलजम 2 किलोग्राम 1 एकड़ खातर बतेरी है। बिजाई की विधि भाई डोलियों पे कर सके हैं भाई, बिजाई हल्की डोलियों पे और मेड़ सीधी और दोनों तरफ से तपाई होनी चाहिए। डोलियों के बीच का फासला 35 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का 6 से 8 सेंटीमीटर। डोलियों की चोटी पे 2 से 3 सेंटीमीटर नाली बना के बीज बोना चाहिए। खाद की बात करें तो तीनों फसलों में लगभग 20 टन गोबर की खाद, 24 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ देनी है भाई। ये गाजर में 12 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ देना भी जरूरी है, तो गाजर के उसमें ध्यान रखें। और मूली और सलगम में पूरी खाद बिजाई के वक्त डालनी है और गाजर में आधी नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पोटास ये बिजाई के वक्त, और बाकी जो आधी नाइट्रोजन बच गई वो 3 से 4 हफ्ते बाद खड़ी फसल में डाल के मिट्टी चढ़ा दें। पानी भाई 3/4 भाग से ऊपर पानी नहीं भरना है। सिंचाई मौसम के हिसाब से मूली और सलगम में 12 से 15 दिन और गाजर में 15 से 20 दिन के अंतराल पे भाइयों ने करनी है। और प्रीतम भाई कई बार मौसमी खरपतवार बढ़ जाए तो उनकी रोकथाम का हिसाब किताब किस तरह? 2 से 3 बार भाई निराई गुड़ाई करें। मूली और सलगम में बिजाई के 2 से 3 सप्ताह बाद और गाजर में 3 से 4 सप्ताह बाद मिट्टी चढ़ानी चाहिए। दूसरी और तीसरी गुड़ाई की जरूरत शायद ना पड़ जाए तो भाई कर लियो अपनी ने। और फसल की खुदाई भी भाई देसी गाजर 100 से 103 दिन बाद और यूरोपियन 60 से 70 दिन, देसी मूली 45 से 60 दिन, यूरोपियन मूली 35 से 40 दिन और भाई सलगम जो है 45 से 60 दिन बाद भाई ले सके हैं फसल। तो यह तो प्रीतम भाई बहुत बढ़िया जानकारी आपने आज जड़ वाली सब्जियों की काश्त पे बिजाई के बारे में दी। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी के समय ही तक भाइयों से इजाजत लें। अच्छा भाइयों, राम राम।